हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 28 जो नंबर का पेज है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर के पेज में सबसे पहले आपका क्या बताया गया है, उपधातुओं के विषय में बताया गया है। उपधातु की परिभाषा आचार्य चक्रपाणी के अनुसार बताया गया है कि धारणात् पोषणच्च धात्वा उपधातुस्त धारणादेव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही है कि जो आपका धारण करता है और पोषण करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, और उपधातु जो होता है सिर्फ क्या करता है, आपका धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप धारण और पोषण दोनों का कार्य करता है उसे धातु कहते हैं, और जो केवल धारण का काम करता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। ये आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ये जो कोटेशन है आप लोगों को सबको लर्न होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो धारण एंड पोषण दोनों काम करेगा वो धातु कहलाएगा, और जो सिर्फ धारण का काम करेगा वो क्या है, उपधातु कहलाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। उपधातु के बाद में आपका यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के उपधातुएं हैं, ठीक है, उनकी जो है ये बात कर सकते हैं, जो धातु हैं उनके उपधातु। ठीक है, और जो है मेनली बताया गया है। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार बात कर रहे हैं तो शिरा स्नायु, रज स्तन्य त्वचा, गति विवर्जिता, धातु सभ्यम सयोष्य पाजयन्ते तस्मात् उपधातुआ। ठीक है, तो ये सभी के आपके उपधातु के अंतर्गत आते हैं। शिरा स्नायु, जो आपका रज हो गया, ठीक है, स्तन्य हो गया, त्वचा हो गया, ठीक है, ये सभी के हैं उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपन आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य डल्हन के अनुसार और सारंगधर के अनुसार मेनली अपन बात करेंगे कि कौन से जो आपके द्रव्य हैं, ठीक है, उनके कौन से धातुएं बताई गई हैं। मतलब जो आपके रस है, कौन से रस हैं, उनके कौन से उपधातु बताए गए। सबसे पहले रस के विषय में बात करते हैं। तो रस के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने रस का उपधातु क्या है, स्तन्य और आर्तव को माने हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, रस का उपधातु क्या बोला है, स्तन्य और आर्तव को माने हैं। डल्हन ने भी सेम फॉलो किया, उन्होंने भी स्तन्य और आर्तव को ही रस धातु का उपधातु माने हैं। तो आचार्य जो डल्हन है उन्होंने भी क्या है, सिमिलर ही फॉलो किया है चरक को, और उन्होंने भी क्या बोला है कि आपका रस के अंतर्गत मेनली रस का उपधातु कौन से हैं, स्तन्य और आर्तव। जबकि सारंगधर जी हैं, सारंगधर जी ने सिर्फ एक ही माना है, किसको, स्तन्य को माना है, उन्होंने आर्तव को नहीं माना है। ठीक है, तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने क्या है, आपका रस का उपधातु स्तन्य को माना है, आर्तव को नहीं माना है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। फिर रक्त धातु का उपधातु आचार्य चरक ने कंडरा और सीरा को माना है। आचार्य जो डल्हन है उन्होंने भी कंडरा और सीरा को ही रक्त धातु का उपधातु माना है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, रक्त धातु को उपधातु कंडरा और सीरा को माना है, और डल्हन ने भी जो है उपधातु आपका क्या है, रक्त जो कंडरा और सीरा है उसी को ही माना है रक्त धातु का। जबकि आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने आर्तव को मेनली जो है उपधातु माना है रक्त का। ठीक है, तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने क्या है, आर्तव को रक्त का उपधातु माना है। इसके अलावा मांस के विषय में बात करें तो जो मांस धातु है उसका उपधातु आचार्य चरक ने वसा तथा सड़ त्वचाओं को माना है। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने मांस धातु को उपधातु के अंतर्गत वसा तथा सड़ त्वचाओं को माने हैं। जबकि डल्हन ने मेनली जो मांस धातु है उसका उपधातु वसा तथा सड़ त्वचा को माना है। ठीक है, तो मतलब सिमिलर ही है, जो आपके आचार्य सुश्रुत और मतलब डल्हन जी, ठीक है, और आचार्य जो चरक, दोनों का मेनली जो है सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, दोनों का लगभग सिमिलर ही है उपधातु। बाकी यहाँ पे आपको जो सारंगधर है वो चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोले हैं, मांस धातु को उपधातु मांस का स्नेह होता है। ठीक है, तो मांस धातु को उपधातु मांस का स्नेह होते हैं, ये आचार्य सारंगधर जी बोलते हैं। मेद धातु का उपधातु आचार्य चरक ने स्नायु को माना है। जबकि आचार्य जो डल्हन है उन्होंने क्या है, स्नायु और संधि को माना है। तो यहाँ पे यही बस है। ठीक है, जो आपके मेद धातु के विषय में आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, स्नायु को बोले हैं। ठीक है, और आचार्य डल्हन ने भी स्नायु को माना है, बस उन्होंने क्या है, संधि को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना कि उन्होंने क्या है, संधि को ऐड कर दिया है, बाकी स्नायु दोनों ने माना है। ठीक है, चरक ने भी डल्हन ने भी संधि को उन्होंने ऐड कर दिया है। जबकि मांस धातु का उपधातु जो आचार्य सारंगधर जी हैं उन्होंने क्या है, प्रस्वेद को माना है। तो मांस धातु को उपधातु आचार्य जो सारंगधर उन्होंने क्या है, प्रस्वेद को मेनली माना है। फिर उसके बाद में अस्थि धातु के विषय में बात करते हैं। तो अस्थि धातु का जो उपधातु है ये आपके आचार्य चरक और डल्हन ने नहीं बताया है, बट आपके आचार्य जो सारंगधर हैं उन्होंने क्या है, अस्थि धातु का उपधातु दंत को माना है। ठीक है, तो अस्थि धातु का उपधातु आचार्य सारंगधर ने दंत को माना है। इसी प्रकार मज्जा का जो उपधातु है, तो मज्जा का जो उपधातु है वो सारंगधर ने क्या है, केश और रोम को माना है, और शुक्र जो धातु है उसका उपधातु ओज को माना है। तो ये आचार्य सारंगधर के अनुसार आपको चीज़ें को याद रखना है। तो इसका कोड क्या है, साम पाई डी क्लास रूपी ओज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है साम पाई। ठीक है, साम पाई जो आपका डी है, ठीक है, मतलब जो आपका साम पाई डी है
वो क्या है, क्लास रूपी ओज। ठीक है, तो ये आपको मेनली कोड को याद रखना है कि साम पाई दी क्लास रूपी ओज, साम पाई दी क्लास रूपी ओज, साम पाई दी क्लास रूपी ओज। 2-3 बार इसको आप याद करोगे तो आपको सारंगधर के याद हो जाएगा। ठीक है, तो स से आपका क्या, एस से क्या हो जाएगा, आपका स्तन्य हो जाएगा, ए से आपका आर्तव हो जाएगा, एम से आपका मांस स्नेह हो जाएगा, पाई से आपका प्रश्वेद हो जाएगा, डी से आपका दंत हो जाएगा, सी से आपका केश हो जाएगा, और रूपी से रोम हो जाएगा, और ओज से ओज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इसी के हिसाब से मैं इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो रखूँगा। ठीक है, साम रूपी आर रहेगा बस, और डी। ठीक है, तो इतना ही बस रखूँगा मैं पासवर्ड। ठीक है, कैपिटल में ही आपको इतना ही बस यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका SAMPD। ठीक है, ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको ये कोड हो गया इसका। ठीक है, उपधातु को याद करने का, सारंगधर का। फिर उसके बाद मल के विषय में बात करते हैं। तो मल के विषय में बात करें तो जो रस धातु है उसके मल के विषय में आचार्य चरक ने कफ को माना है। ठीक है, आचार्य वांगभट ने भी कफ को माना है, और जो सुश्रुत और सारंगधर हैं उन्होंने भी रस का जो मल है वो कफ को ही माना है। जबकि आचार्य जो सारंगधर जी हैं उन्होंने क्या है, जीवा, नेत्र, कपोलगत जो जल होते हैं उसको मेनली जो है उपधातु के मल के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो जीवा, नेत्र, कपोलगत जो जल है उसको क्या है, रस का मल मेनली माना है आचार्य सारंगधर ने। तो ये चीज़ को याद रखना। सभी आचार्यों ने लगभग, देखो सभी आचार्यों का जो अभी आपका लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, चरक हो, वांगभट हो, सारंगधर हो, ठीक है, सुश्रुत और सारंगधर हो, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ सुश्रुत रहेगा। ठीक है, ये सारंगधर नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। सुश्रुत के अनुसार कफ है, ठीक है, सारंगधर के अनुसार जीवा, नेत्र और कपोल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कपोलगत जो जल है वो है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं रक्त के विषय में। तो रक्त का जो मल है वो क्या है, पित्त को माना गया है। आचार्य वांगभट ने भी, आचार्य चरक ने भी और आचार्य सुश्रुत ने भी पित्त को ही मेनली क्या है, मल माना है। जबकि आचार्य सारंगधर ने रंजक पित्त को मेनली क्या है, आपका रक्त का मल माना है। तो आचार्य जो सारंगधर उन्होंने क्या है, रंजक पित्त को मेनली आपका क्या है, रक्त का मल माना है। फिर मांस का जो मल होता है वो खमल, तीनों आचार्यों ने, चरक, वांगभट और सुश्रुत ने माना है। ठीक है, मांस का जो मल है वो क्या है, खमल है तीनों आचार्यों अनुसार। जबकि सारंगधर ने क्या है, कर्ण विड को मेनली जो है आपका मांस धातु का मल माना है। तो कर्ण विड को मांस धातु का मल किसने माना है, तो आचार्य सारंगधर ने माना है। मेद धातु के विषय में बात करें तो मेद धातु का जो मल है वो आचार्य चरक बोलते हैं कि स्वेद है। जबकि आपके वांगभट और आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने क्या है, प्रस्वेद को मेनली क्या है, मेद धातु का मल माना है। तो आपका मेद धातु का जो मल है वो आचार्य चरक ने स्वेद को माना है, जबकि आपका वांगभट और सुश्रुत ने प्रस्वेद को मेनली क्या है, आपका मेद धातु का मल माना है। और सारंगधर ने जीवा, दंत, कक्ष तथा जो आपका मेढ्र है उसका जो मूल होता है, ठीक है, उसको क्या है, मेढ्र का जो मल होता है उसको मेनली क्या है, आपका मेद का मल माना है। तो जीवा, दंत, कक्ष, ठीक है, मेढ्र का जो मल होता है उसे क्या है, मेनली आपका आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने क्या है, मेद का मल माना है। इसी प्रकार अस्थि के मल के विषय में बात करें तो अस्थि का मल जो है आचार्य चरक ने केश और लोम को बोले हैं। वांगभट ने मेनली नख और लोम को बोले हैं, और सुश्रुत ने भी नख और लोम को बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आचार्य जो चरक है उन्होंने अस्थि का मल केश और लोम को बोले हैं। ठीक है, केश और लोम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अस्थि का मल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब 2000 शायद 80 या फिर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सीधा है कि अस्थि का जो मल है वो क्या है। ठीक है, तो केश और लोम है। ठीक है, जबकि आपका वांगभट के अनुसार मेनली जो आपका अस्थि का जो मल है वो नख और रोम है। तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखना, इस वजह से इससे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, इस वजह से इसे याद रखना जरूरी है। फिर बात करते हैं सारंगधर ने क्या है, मेनली जो अस्थि का जो मल है वो नख को माना है। तो आचार्य जो सारंगधर उन्होंने क्या है, अस्थि का जो मल है वो नख को माना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो मज्जा के मल के विषय में बात करते हैं। तो जो मज्जा का मल है, तो मज्जा का जो मल है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, अक्षी विट्ट को बोले हैं। ठीक है, अक्षी का जो विट्ट होता है, आंखों का जो खमल निकलते हैं उसे क्या है, मज्जा का मल माने हैं आचार्य चरक ने। जबकि आपका आचार्य जो सुश्रुत जी हैं और वांगभट जी हैं उन्होंने क्या है, नेत्र तथा त्वक स्नेह को मज्जा का मल माना है। तो नेत्र तथा त्वक स्नेह को आचार्य जो सुश्रुत तथा वांगभट जी हैं उन्होंने क्या है, मेनली मज्जा का मल माना है। जबकि आचार्य जो सारंगधर हैं उन्होंने नेत्र का जो मल होता है उसे मज्जा का मल माना है। तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने क्या है, मेनली आपका जो नेत्र का मल है उसे मज्जा का मल माना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे शुक्र के मल के विषय में। तो शुक्र का जो मल है वो आचार्य चरक बोलते हैं कि त्वक का स्नेह जो भाग होते हैं वो शुक्र का मल होता है। जबकि आचार्य जो वांगभट जी हैं उन्होंने क्या है, ओज को मेनली
आपका मल माना है शुक्र का। तो आचार्य वांग भट्ट ने क्या है, ओज को मेनली शुक्र का मल माने हैं। बात करें सारंगधर ने, तो सारंगधर ने मेनली जो है मुख स्निग्धता तथा पिटिका को मेनली क्या है मल के अंतर्गत रखा है। तो मुख स्निग्धता तथा पिटिका को मेनली शुक्र के मल के अंतर्गत रखा है। और आचार्य जो दलहन है उन्होंने क्या है श्रमसु को मेनली शुक्र का मल माना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में जो सप्त धातु हैं उनके मल डिफरेंट आचार्यों के अनुसार क्या क्या बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे, तो तीक्ष्ण अग्नि या भस्मक रोग है, ठीक है, उसमें किसमें मतलब भस्मक रोग में हितकर क्या होता है। तीक्ष्ण अग्नि जब होता है जिसमें क्या है आपका, जैसे भस्मक रोग के विषय में आपने गृहिणी चिकित्सा अध्याय में पढ़ा भी है, ठीक है। क्या होता है भस्मक रोग, तो भस्मक रोग यानी कि अग्नि इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, ठीक है, कि हर चीज़ को डाइजेस्ट करने लग जाती है। अगर सही समय में उसे और कोई आहार ना मिले तो उस कंडीशन में वो आपका क्या है ऑटोलिसिस की जो क्रिया है, ठीक है, वो मेनली करने लग जाती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, भस्मक रोग कहते हैं। यहाँ पे आपका जो है भस्मक रोग में क्या क्या चीज़ हितकर होता है ये यहाँ पे बोला गया है। तो चरक ने मेनली भस्मक रोग के लिए कौन सा चीज़ हितकर बताया है, तो नीरी क्षीर को मेनली हितकर बताया है। जो नीरी का जो क्षीर होता है वो मेनली क्या है भस्मक रोग के लिए हितकर माना है आचार्य चरक ने। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है माहिस का जो क्षीर होता है उसे क्या है भस्मक रोग के लिए हितकर माना है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है, कि भस्मक रोग के लिए आचार्य चरक ने नीरी क्षीर को बताया है, ठीक है, हितकर, और आचार्य सुश्रुत ने क्या है माहिस जो क्षीर है उसे भस्मक रोग के लिए हितकर माना है। फिर कास रोग के विषय में बात करते हैं। तो कास रोग के विषय में आचार्य चरक ने मेनली अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करता है ये बताया, ठीक है। तो जो आपका कास रोग है उसमें क्या है अपान वायु जो है उदान वायु की तरह कार्य करते हैं। ये किसका वर्डिंग है, आचार्य चरक का है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, रीजन एज एन अजेशन वाले जो आपका टॉपिक बनता है उसमें, कि अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करता है कास रोग में, ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। ये चीज़ को याद रखना। जबकि आचार्य सुश्रुत क्या बोले हैं, कास रोग में आपका जो प्राण वायु है वो प्राण वायु और उदान वायु में विकृति हो जाता है। ये आचार्य सुश्रुत का डेफिनेशन है कि आपका क्या होता है कास रोग में आपका प्राण वायु और उदान वायु की विकृति हो जाते हैं, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। जबकि आचार्य चरक ने बोला है कि जो अपान वायु है वो उदान वायु की तरह कार्य करने लग जाता है कास रोग में। तो ये दोनों आचार्यों का जो है आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है वमन विरेचन की जो शुद्धि बोधक सारणी है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो प्रवर मध्यम और उत्तम जो शुद्धि होता है, ठीक है, उसी को ही अपन यहाँ पे देखेंगे। तो वही है कि जघन्य जो शुद्धि होगा, पहले वमन के बारे में देखेंगे, फिर विरेचन के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके वो अपन जो है पर्टिकुलरली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो गुण बोधक सारणी है वमन विरेचन की वो यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है, तो आपका जो सबसे पहले जो प्रधान शुद्धि होती है, तो प्रधान शुद्धि जो होगा वो 4 वेग में होता है, ठीक है। वाम्य द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे एक प्रस्थ होगा जब अपन उसे तोलेंगे तो, और अंत में क्या होता है आपका पित्त निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार जब मध्यम शुद्धि होती है तो उसके टोटल कितने वेग होते हैं, तो 6 वेग आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका मेनली आपका जो वाम्य द्रव्य है 1.5 प्रस्थ निकलते हैं और अंत में पित्तांत निकलते हैं, ठीक है, पित्त निकलते हैं। फिर बात करते हैं जब प्रवर शुद्धि होती है, ठीक है। तो प्रवर शुद्धि में मेनली बताया गया है कि 8 वेग होता है प्रवर शुद्धि का, संपूर्ण अगर शुद्धि और प्रवर शुद्धि हो रहा है तो उसमें, और उसमें जो आपको वामक द्रव्य है उसकी मात्रा 2 प्रस्थ बताई गई है, और अंत में इसमें भी क्या है पित्त की प्रवृत्ति होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या है जघन्य शुद्धि में 4 वेग, 1 प्रस्थ वामक जो आपका द्रव्य निकलेगा, और अंत में तीनों में ही पित्त निकलेगा, ठीक है। और इसके अलावा मध्यम शुद्धि में 6 वेग, 1.5 प्रस्थ वामक द्रव्य, और जो प्रवर शुद्धि होगा उसमें क्या होगा 8 वेग आपका 2 प्रस्थ, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं विरेचन के वेग के विषय में। तो विरेचन के वेग में क्या बोला गया है, तो जो विरेचन का वेग होता है उसमें जघन्य जो शुद्धि होता है उसमें टोटल 10 वेग आता है विरेचन का, ठीक है। उसके जो वामक द्रव्य जो आपके निकलने वाले जो द्रव्य है विरेचन जो द्रव्य है उसको अपन जब आप मापते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो 2 प्रस्थ आती है, और अब अंत में क्या है इसमें विरेचन में कफ जो है निकलता है। इसी प्रकार मध्यम जब शुद्धि होता है, ठीक है, तो उसमें टोटल 20 वेग आएगा, ठीक है। और कश्यप ने क्या बोले हैं, आचार्य कश्यप ने 15 वेग बताया है मध्यम शुद्धि में, ठीक है। ये आचार्य चरक का अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मध्यम शुद्धि जब होगा तो 20 वेग आएगा, ठीक है। और जो कश्यप है उन्होंने 15 वेग बताए हैं। वाम में जो द्रव्य होगा वो 3 प्रस्थ निकलेगा, ठीक है। वाम में मतलब जो आपका विरेचन के दौरान जो आपका बाहर। फिर यहाँ पे आपका क्या है प्रवर शुद्धि बताया गया है। तो प्रवर शुद्धि में क्या बताया गया है कि आपका मेनली जो है 30 वेग आता है। वेग कितना होता है 30 वेग होता है। वाम में जो द्रव्य है वो 4 प्रस्थ बताया गया है, और कफ जो है अंत में निकलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि वमन में निर्हार्त दोषों का
मापन ली गई औषधियों के निकलने के पश्चात करते हैं। ठीक है, तो जो वामक है उसमें क्या है, जो कितने मात्रा में दोष आपके बाहर निकले हैं, ठीक है, उसका जो मापन है वो क्या है, औषधि के निकलने के पश्चात किया जाता है। जबकि विरेचन में निर्हार्थ दोषों का मापन विरेचन में के जो मल मिश्रित हैं, ठीक है, उसमें 2 या 3 वेगों के पश्चात किया जाता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि क्या कर रहे हैं, विरेचन में जो आपके निर्हार्थ कितने मात्रा में आपके दोष बाहर निकले हैं उसका जो मापन है वो विरेचन के जो मल मिश्रित हैं, ठीक है, मल जो आपका बाहर निकले हैं उसके 2 या 3 वेग के पश्चात करते हैं। जबकि वमन में क्या करते हैं, जब दोष का जो मापन है वो अपन क्या करते हैं, जब औषधि द्रव्य निकल जाता है उसके पश्चात करते हैं। तो ये दोनों का मेनली याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सुश्रुत अनुसार। तो सुश्रुत ने क्या बताया है, तो सुश्रुत ने मेनली आपका बोला है कि जो विरेचन का वेग होता है, विरेचन का जो वेग है वो जो आपका हीन है, सबसे पहले आपका हीन में कितना बताया है, तो 1 प्रस्थ बताया है। विरेचन द्रव्य जो है 1 प्रस्थ की मात्रा में निकलेगा और ये जो है मेनली क्या है, आपका प्रवर जो अवर बल वाले पुरुष हैं उनमें कराना चाहिए। ठीक है, जो हीन मात्रा में जो विरेचन है वो क्या है, अवर बल वाले पुरुष में कराना चाहिए। इसमें अपन क्या है, जो अन्न काल है, मतलब आपका जो पेय या वागु का जो क्रम है, ठीक है, अन्न काल है, वो कितना बताया गया है, तो 1 अन्न काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या है, जो आपका विरेचन वेग है वो हीन होगा, विरेच्य जो द्रव्य है उसकी मात्रा 1 प्रस्थ, पुरुष का जो बल होगा वो अवर होगा और पेय या वागु का जो क्रम होगा वो 1 अन्न काल बताया गया है। जबकि मध्यम जो आपका मध्यम जो होगा, ठीक है, विरेचन का वेग मध्यम है, ठीक है, तो मध्यम में मिली मध्यम जो बल वाला पुरुष है उसमें कराते हैं और इसमें जो है आधा अणक की मात्रा में जो विरेचन द्रव्य है वो निकलते हैं और इसका जो अन्न काल है वो 2 बताया गया है। ठीक है, तो अन्न काल जो है मेनली 2 बताया गया है। इसी प्रकार जो उत्तम है, तो उत्तम जो है उसका जो वेग होता है, ठीक है, उत्तम जो वेग होगा उसका मेनली जो आपका विरेचन द्रव्य की जो मात्रा रहेगी वो 1 आणक रहेगी। ठीक है, पुरुष का जो बल रहेगा वो उत्तम रहेगा और इसका जो अन्न काल है वो 3 अन्न काल बताया गया। कितना अन्न काल, 3 अन्न काल। तो इसको आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको मेनली ध्यान रखना है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर है 28th जो आपका लेक्चर है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन 29 नंबर का जो लेक्चर है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।